नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे मुखातिब हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आए तमाम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और उन जुड़ी हुई बातों को लेकर के अपने एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर पुनीत सर से बात करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, भारत का इतना कारगर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता रहा और पाकिस्तान का क्यों नाकाम रहा। इन तमाम मसलों को आसानी से समझने की कोशिश करें। पुनीत, ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम या एयर मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर, जो भी प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जो कि हवा में ट्रेवल करते हुए इनकी अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, इनको हम मिसाइल कह सकते हैं। इन्हें प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। अब ये मिसाइलें कई तरह की होती हैं। क्रूज मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती हैं, एयर टू सरफेस यानी कि हवा किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे हवाई जहाज वगैरह, सुखोई वगैरह से आप जमीन पर स्थित टारगेट्स को मार सकते हैं। इसी तरह से शिप से लॉन्च करने वाली मिसाइल और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल। तो मिसाइल्स की कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा किस्म की मिसाइलें होती हैं। अब अगर किसी दुश्मन देश ने आपके देश पर आक्रमण कर दिया मिसाइल से, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे रोकेंगे? तो उसको रोकने के लिए हम प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हमने विकास किया है। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका में और आयरन डोम के नाम से इजराइल में काफी ज्यादा चर्चा में रह चुका है। इसी तरह से हमारा भारत देश का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत को अपने दुश्मन देशों से आने वाली मिसाइलों से बचाने का काम करता है। तो यही इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बेसिकली काम है कि किसी भी तरह की मिसाइल्स हैं, किसी भी तरह का एरियल व्हीकल है, जैसे कि कोई हवाई जहाज वगैरह है, कोई हेलीकॉप्टर है, इवन अगर कोई छोटे आकार का ड्रोन है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का प्रयोग करके अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन से और अन्य तरीकों से भारत की सरहद को नापाक करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक भी उनका मिसाइल या ड्रोन भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और सभी को एक तरीके से आसमान में ही नष्ट कर दिया जी। तो हमारा ये सिस्टम कैसे काम करता है? जी। दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरह से विफल रहा जी। और हमारे 25 मिनट में 26 से 30 मिसाइल बिल्कुल प्रिसिशन के साथ अपने टारगेट पर लगे और जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स चल रहे थे, बिना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी नुकसान पहुंचाए, बहुत प्रिसिशन और टारगेट के साथ उन तमाम आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। जी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? सर, जब भी किसी देश की ताकत बढ़ती तो केवल एक ही कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि हम केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही अगर देखें तो केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ही ऐसा पॉसिबल नहीं। आपके पास हवा में ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिनकी कैपेबिलिटी दुश्मन के देश की कैपेबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि हमने रशिया से प्रोक्योर किया था। अब S-400 जो मिसाइल सिस्टम है दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये इसकी जो कैपेबिलिटी है, ये 600 किलोमीटर की रेंज तक के जो टारगेट्स है उनको ये ट्रैक कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा युद्ध अभी चल रहा है, पाकिस्तान में 600 किलोमीटर की गहराई पे जहां पे S-400 लगा है, वहां पे अगर कोई भी प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है तो वो हमारे रडार की नजर में आ जाता है। तो हम 600 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को देखना शुरू करते तो एक साथ हम 300 टारगेट्स पर नजर रख सकते हैं। 300 टारगेट्स को हम एक साथ उनके ऊपर नजर रख सकते हैं और उसमें से 80 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एक ही साथ इंगेज कर सकते हैं। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। अब S-400 600 किलोमीटर की रेंज से आपको देख सकता है और जैसे ही आप 400 किलोमीटर की रेंज में आएंगे तो इसकी सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स उनको ये एक्टिव करके जो एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही गिरा देगा। इसके लिए हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के अंदर एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस जो ये हमारा सिस्टम है, इसमें केवल इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं, इसमें 400 किलोमीटर,
250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। जो सबसे मिनिमम रेंज की मिसाइल है उसको वो 40 किलोमीटर की मिसाइलों को भी इसमें रखा जाता है। तो अलग अलग इसकी एक सिंगल सिस्टम लगाने से आपको कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स मिल जाती है और कई सारे एल्टीट्यूड्स, ज्यादा ऊंचाई की पे अगर प्लेन उड़ रहा है, ज्यादा दूरी पर उड़ रहा है तो उसके लिए 400 किलोमीटर की मिसाइल। और अगर कोई ड्रोन है जो कि जमीन के बहुत करीब उड़ता हुआ आपके पास तक पहुंच गया है और जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो लास्ट मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी से उसको भी ये सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। एक तो ये जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से, जिसका बड़ा नाम मीडिया में चला, S-400 ने वाकई काफी ज्यादा वजन दिया हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। तो एक तो सबसे हमारा लॉन्ग रेंज का हो गया S-400। इसके दूसरे नंबर पर आता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसमें आपकी बराक मिसाइल्स आती हैं और ये लगभग 70 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो आपके किसी स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कि दिल्ली है मान लेते हैं, वहां पे अपने बराक सिस्टम लगा रखा है, तो पार्लियामेंट और उसके आसपास के एरिया में 70 किलोमीटर के एक रेडियस में अगर कोई भी अनवांटेड एरियल टारगेट आ जाता तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। फिर इससे भी एक कंसेंट्रिक लेयर बनती है जो कि हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम, जो इंडिजीनियसली डेवलप है, भारत के द्वारा विकसित किया गया है। इसको हमने बॉर्डर्स पर विशेष बिंदुओं पर लगा रखा है जहां से हमें एयरक्राफ्ट्स के आने की आशा है। कुछ अपने स्पेशल टारगेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो हमारे, इनको हम बचाना चाहते हैं, वहां पर हम आकाश मिसाइल सिस्टम लगाते हैं और ये इसकी रेंज जो है 25 किलोमीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लेयर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर्स है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम है हमारा इजराइल का बना हुआ और ये 10 किलोमीटर की रेंज में होता है। जब ये सारे सिस्टम्स अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमने इग्ला एस, जो कि हमने रशिया से परचेज किया है, और इग्ला एस शोल्डर फायर्ड भी मिसाइल है, यानी कि जिस बिल्डिंग की प्रोटेक्शन के लिए आप खड़े हुए हैं वहां पर अगर आप सैनिकों को इस मिसाइल के साथ आप तैनात कर देते तो लोकेट करके किसी भी एयरक्राफ्ट को वो इस शोल्डर फायर मिसाइल के द्वारा इंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो केवल और केवल S-400 ही नहीं, ये सारे के सारे मिसाइल सिस्टम और इनके साथ PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ये सब के सब मिलकर के हमारे एक जो सरहदों को और जो हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अभी सुरक्षा कवच प्रणाली बना। तो ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम है वो सब मिसाइल्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन, यानी कि जो हवा में पहुंचकर छर्रे की तरफ फट जाने वाली जो बम है, या हम कह सकते हैं बड़े आकार की गोलियां, जिन्हें हम कह सकते हैं एंटी एयरक्राफ्ट राउंड, इस तरह की गन्स भी इंडिया ने रशिया से परचेज की हैं। L-70, खासकर L-70 जो है ऐसी खासकर गन है जो कि 1 मिनट में 300 राउंड तक फायर करती है और उसके रेंज में आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि मल्टीपल ड्रोन्स आ रहे हैं और वो उनको हम मिसाइल्स के द्वारा नहीं, उनको हम बेसिकली L-70 के द्वारा इंगेज करके अपने जो एसेट्स हैं उनकी रक्षा का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत ने पिछले 10 वर्षों के अंदर, 20 वर्षों के अंदर जो है अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे करके काफी ज्यादा मजबूत कर लिया। इसीलिए आज की तारीख में भी पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, चाहे वो सोफिस्टिकेटेड हो, चाहे वो सिंपल किस्म की हो, या किसी भी तरह का उनके ड्रोन के टारगेट्स है, वो आज तक हमारी जमीन पर स्थित हमारे एसेट्स को टच नहीं कर पाए और उन्हें हमने समाप्त कर दिया। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि हमने कैसे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इसमें भारत की बहुत ही अच्छी रणनीति रही, कैपेबिलिटी है हमारे पास ऐसे वेपन प्लेटफॉर्म्स है, राफेल है। तो एक तकनीक है जिसको हम लोग मिलिट्री की भाषा में सीड एंड डेड कहते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस दैट इज सीड और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस दैट इज डेड। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो आपका प्लेन है दुश्मन की सीमा के पास जाता है, आप उसकी सीमा को क्रॉस नहीं करते। मान लीजिए राफेल या सुखोई जो है वो इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री के पास उड़ रहा है, ये देखते ही तुरंत ही एनिमी अपने रडार को एक्टिव करता है और उस जो टारगेट है हमारा, जो हमारा प्लेन है, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिए, जैसे ही रडार ऑन होता है, रडार अब हमारे प्लेन को देख सकता है, लेकिन इसका रिवर्स, हमारा प्लेन भी रडार की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे को अब देखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इस वक्त जो है सीड मिसाइल जो कि हमने रशिया से प्रोक्योर की, उसको फायर किया जाता है, जिसका सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ये मिसाइल किसी भी तरह का बम धमाका नहीं करती, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस होती है और ये बेसिकली ड्रोन, जो आपका जो रडार है, रडार के इलेक्ट्रॉनिक जो तंत्र है उसको उसके साथ छेड़खानी करती है या उसकी कार्य करने की क्षमता को काफी हद तक घटा देती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने सामने वाले दुश्मन की आंखों में मिर्च झोंक दी तो अब वो पैरालाइज हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। अब चूंकि रडार आपको ट्रैक नहीं कर सकता, इसी वक्त दूसरी मिसाइल जैसे कि स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया था। स्कैल्प जैसी मिसाइलों को सरफेस टू एयर, यानी हवा से उस जमीन पर स्थित उस जो टारगेट है उसके ऊपर फायर किया जाता है
और जो भी आपका चाहे वो रडार सिस्टम हो चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमने लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इसी तरह से डिस्ट्रॉय किया C-DAT के द्वारा, और जितने भी उनके मेजर एसेट्स हैं जहां भी वो रडार ऑन कर रहे हैं उनका उसका अंजाम ये हो रहा है, तो रडार ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ट्रैक नहीं कर पा रहा हमें। और दूसरा जो है हम अगर दूसरी किस्म की जो डिस्ट्रक्शन वाली मिसाइल्स है उनसे अब उनके एसेट्स को समाप्त करें। तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के युद्ध करने की क्षमता घटती जा रही, क्योंकि अगर हम इराक वार पे ध्यान दें तो अमेरिका ने अपना पहला कदम, उनके सैनिकों ने अपना पहला कदम इराक की धरती पर रखने से पहले इराक के सारे हवाई अड्डे और एयरफोर्स को एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया था। इंडिया भी उसी रास्ते पे चल रहा है। अभी अभी खबर आई कि लाहौर के पास और उनके जितने भी मेजर एयरफोर्स बेसेस हैं जहां पर F-16 फाइटर प्लेन स्टेशन है उनको बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज पहुंचा है। और अगर ये युद्ध आगे की तरफ चलता है तो अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंडिया की आर्मी जब तक अगर अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी उससे बहुत पहले ही पाकिस्तान की हवा में उड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और इंडिया कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी तक ऐसा लगता था कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है अगर उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात करें तो अमेरिका 80-90% तक था, इजराइल 95, 97, 98% तक था, तो हिंदुस्तान हमारा भारत 100% एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ काम कर रहा है। हमारा एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स बेहतर है और इसके लिए हम अपने सेनाओं को सलाम करते हैं जी, उनकी क्षमता का सम्मान करते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस रहा। और इसमें एक नोट भी कि एक तरफ से S-400 की टेस्टिंग हो गई इंटरनेशनल लेवल पर कि S-400 कितना अच्छा काम करता है, और दूसरी तरफ चाइना से मिले उसकी भी टेस्टिंग होगी कि ये काम नहीं करता है, तो शेयर मार्केट में उनके प्राइसेस गिरे जा रहे हैं। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये भी फीचर रहा कि वॉर के बीच में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स भी होते हैं। दूसरे जो देश सोच रहे होंगे चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, अब वो दो बार सोचेंगे कि ये चाइना का आइटम खरीदने के लायक नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसी के साथ दूसरा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की महागाथा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। हमारे सेनाओं के शौर्य और पराक्रम ने किस तरह से दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सिविल सेवा के क्षेत्र में या हमारे जानकार लोगों के मन में है उस पर अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को हम अपने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट अभिषेक सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने क्या हैं, किस तरह से आप इसको कूटनीतिक दृष्टि से देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया और घेर दिया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया उसके अलावा हमारी विदेश नीति और हमारी कूटनीति ने किस तरह से पाकिस्तान को घेरने में और उसकी विफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दिन से 6/7 मई 2025 से आज 10 मई 2025 तक क्या क्या घटनाक्रम हुए इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे अपने फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से। अभिषेक, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हालांकि बहुत कुछ अब तक टीवी, न्यूज, मीडिया सब जगह आ चुका है, फिर भी संक्षेप में बताएं कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इसका राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है। अब तक पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसको आप सिलसिलेवार ढंग से कैसे देखते और समझते हैं? धन्यवाद सर। 22 अप्रैल को जो पहलगाम के बैसरन घाटी में जो एक घटना घटती है जहां आतंकवादी हमला होता है और जहां पर 26 निर्दोष जो टूरिस्ट थे उनको धर्म पूछ करके जिस तरीके से मारा गया, उसके बाद भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया वो एक तरीके से हमारा डिप्लोमेटिक एक स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा। और हमने सबसे पहले पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो हमने जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रशिया है, गल्फ कंट्रीज हैं, इस्लामिक फ्रांस है, ब्रिटेन है, हाँ, उनके साथ हमने सब चीजों पे डिस्कशन किया और उनको हमने अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की और दुनिया भर के तमाम देशों ने भारत का साथ भी दिया। उसका एक स्टेप ये था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, प्लस हमने तमाम ट्रेड, एक तो हमारा भारत और पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट ट्रेड हो भी नहीं रहा था,
थर्ड पार्टी से जो ट्रेड होता भी था वो भी हमने बंद कर दिया और कॉन्सुलेट मिशन की स्ट्रेंथ भी कम कर दी। डिफेंस अताशे बुला लिया। हाँ, बुला लिए गए। और फिर जिस तरीके से वीजास कैंसिल किए गए, जो पाकिस्तानी यहाँ आए थे उनको वापस जाने के लिए कहा गया, जो हमारे लोग वहां गए थे उनको हम लोगों ने वापस भारत बुलाया। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, तो ये लग रहा था सर कि कुछ ना कुछ अब की बार तो बड़ा होगा। और मुझे याद है कि 22 अप्रैल को ये घटना घटती है पहलगाम में, और 24 अप्रैल को मधुबनी में मोदी जी की रैली होती है। और उस रैली में मोदी जी ने एकदम क्लियर कट ये मैसेज दिया कि अब समय आ गया है कि जो बची खुची जमीन है आतंकवादियों की और उनको पालने वालों की, उसे भी हमें अब खत्म कर देना। यानी ये उड़ी और बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं बहुत ज्यादा बार बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा था कि अब की बार ऐसा अटैक होगा, ऐसा कुछ स्ट्राइक होगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उसी घटनाक्रम में ये हुआ कि 7 तारीख को हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से यह आदेश आया कि मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो दुनिया, पाकिस्तान तो यही सोचता रह गया कि 7 के बाद ही अब कुछ होगा, मॉक ड्रिल हो रही है। तो पाकिस्तान की मीडिया में मैं भी देख रहा था सर, वहां यही सब चल रहा था कि नाउ इंडिया इज बिजी इन मॉक ड्रिल एंड सम स्टेप वुड बी टेकन आफ्टर 7th। लेकिन हुआ क्या, उसी दिन रात में ये सारी घटनाएं घट गई। उसी पूरे ऑपरेशन को नाम दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया और उनको हिट किया और उनको हमने बर्बाद किया। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में सर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ये हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में टर्म पढ़ते सुनते हैं, हॉट परसूट और सर्जिकल स्ट्राइक, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इसी तरीके से अब जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मे भी ये है कि इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बहुत संभावना है। हाँ, संभावनाएं हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इंटरनेशनल रिलेशन पे हमने दुनिया भर में कॉन्फिडेंस पहले गेन किया। देखिए, अमेरिका ने साफ साफ कहा कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड। इजराइल ने हमारा सपोर्ट किया। और जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर चला, उसी दिन आप देखिए सऊदी के और ईरान के मिनिस्टर्स जो है वो भारत में आ गए। यहाँ तक कि तालिबान ने कहा कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत के साथ। ये तो मेरे लिए तो बहुत एक तरीके से सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आया था कि तालिबान जो कंधार प्लेन हाईजैक हुआ हमारा, और रिस्पॉन्सिबल जो रहा वो ये काम कह रहा है, बात कर रहा है। एक तो उनके रिलेशन पाकिस्तान से बहुत खराब है, तो वो भी एक था, और उसके लिए भी पाकिस्तानी जिम्मेदार है। नहीं तो कुल मिला के सर भारत को अब करना ही था कि अब बहुत हो गया, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। और कभी कभी सर जंग जो होती है वो इनएविटेबल हो जाती है, आप उसको टाल नहीं सकते, आपको जंग के लिए जाना ही पड़ता है। इसका हाँ ये जरूर है इंटरनेशनल रिलेशन पे इम्पैक्ट ये है कि अगर अब देखें हम, तो अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो चाइना का क्या रोल रहेगा। एक साहिर साहब का शेर है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो क्या किया जा सकता है, कोई इसके सामने विकल्प भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक सच चीज मेरे बड़ा सरप्राइजिंगली आई है कि एक तरफ अमेरिका ने हमारा सपोर्ट किया और दूसरी तरफ देखिए IMF ने पाकिस्तान का लोन सैंक्शन कर दिया। ये मतलब हालांकि इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है, लेकिन अब ये तो है ही सर, जिस तरीके से ये ऑपरेशन चला या जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है, तो उससे हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ऑलरेडी दुनिया में तमाम जगहों पर लड़ाइयां चल रही हैं। अब एक ये फ्रंट भी ओपन हो गया। अब ये देखना है इसमें चाइना का क्या रोल होगा, चाइना किधर जा रहा है। हालांकि चाइना ने सिग्नल दिया है कि वो पाकिस्तान को ही डिफेंड करेगा। अब फिर हमारी तरफ कौन आ रहा है, तो रशिया ने भारत के लिए बोला है। तो ये है कि हाँ, इसका पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन पे इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली बात है। मुझे लगता है कि चीन और तुर्की को छोड़कर कोई एक दो और देश तो बाकी पाकिस्तान के साथ ज्यादातर देश नहीं खड़े। टर्की के वही ड्रोन ऑन है थोड़ा सा, और टर्की ने थोड़ा बहुत सपोर्ट ओपनली बोला है, और चाइना एक, बाकी जितने भी मेजर कंट्रीज हैं वो सब भारत के सपोर्ट में, या तो खामोश है भारत के साथ। हाँ, बार सपोर्ट, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। आपने हमको छेड़ा है तो फिर अब हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, हर देश को सर ये अधिकार है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। बिल्कुल, ये इजराइल कर सकता है, बल्कि हर देश का ये संप्रभु दायित्व है नागरिकों की और अपने देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना। अमेरिका ने तो घर में घुस के मार दिया था, उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया, जाकर के मार गिराया, तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर के यही सारी चीजें, आप 1-2 दिन और वेट करें, तब देखें कि क्या अब घटनाक्रम हो रहा है। तो आपने देखा द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात की। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम
और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं नए इश्यूज के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।